हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का। और आज का हमारा टॉपिक है एकक विमा कोष्ठिका संबंधी गणनाएं, यूनिट सेल कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। मतलब अगर आपको यूनिट सेल में कुछ भी आइडिया है, कुछ भी आइडिया कैसे, तो हम कहेंगे भाई पूरा का पूरा लैटिस जो है, पूरा का पूरा जालक जो है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी इकाई मात्रक कोष्ठिका है, जिसे हम एक क्यूब के रूप में कंसिडर करते हैं, है ना। एक घन है, अगर तुम्हें घन के किनारे की लंबाई पता चल जाए, है ना, इतना तो एज की लेंथ कितनी है, तो ठीक है। अगर हमें यूनिट सेल में सिर्फ एज लेंथ पता है तो हम घन का आयतन निकाल देंगे, है ना। घन का आयतन क्या होता है, तो हम कहेंगे घन का आयतन होता है कोर क्यूब, है ना, कोर की घात 3 या भुजा क्यूब या एज क्यूब या किनारे की लंबाई की पावर 3, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई घन का आयतन आ गया। अब जिस परमाणु का तुम स्टडी कर रहे हो, जिस परमाणु के जालक को पढ़ रहे हो, उस परमाणु का घनत्व, उस तत्व का घनत्व क्लियर है। भाई कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो घनत्व तो फिक्स रहता है ना। एक छोटे सा टुकड़ा ले लो, चाहे बड़ा पीस ले लो, डेंसिटी तो फिक्स है, ठीक है। तो तुम्हें घनत्व पता है, तुम्हें आयतन पता है, तो हम द्रव्यमान भी निकाल देंगे, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका विमा की सहायता से हम निकाल सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान। और अगर तुम्हें एक परमाणु का द्रव्यमान पता है तो एक मोल का भी पता लगा सकते हो, है ना। अब एक मोल का पता है, एक परमाणु का पता है, मतलब एवोगैड्रो नंबर सही आ रहा है कि नहीं, वो भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इससे हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम है तो तुमसे शायद ये पूछ ले कि एकक विमा कोष्ठिका संबंधित गणनाओं का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। कुछ नहीं पूछा, न्यूमेरिकल नहीं पूछा, कोई फॉर्मूला नहीं पूछा, है ना, लेकिन से पूछ ले इंपॉर्टेंस क्या है, तो वहां बच्चा अटक जाएगा कि यार इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस कैसे बताओ। तो इंपॉर्टेंस बतानी है एवोगैड्रो नंबर में, है ना, हेल्प करेगा, ठीक है। तो बच्चों, एकक कोष्ठिका विमा की सहायता से हम मात्रक कोष्ठिका का आयतन निकाल लेंगे। फिर धातु के टुकड़े का अगर हमें घनत्व ज्ञात हो तो हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। और अगर एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात है तो हम एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। कुल मिला के तुम्हें बताना है कि इनके जो फॉर्मूले हम डिसाइड करेंगे उससे एवोगैड्रो नंबर निकालने में सहायता मिलती है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है एवोगैड्रो नंबर क्यों निकालना, एवोगैड्रो नंबर तो सबको पता है ना। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन ठीक है ना, वो तुम्हें भी पता है, मुझे ही पता है, सबको पता है, लेकिन क्या ये सही है? आपने तो एक मान आपको दे दिया गया क्लास 11th में और हमने याद कर लिया। अब उसको चेक तो करो, प्रिसाइज तो करो कि है कि सही है कि गलत है ना। तो हम हमारे फॉर्मूलों से बार बार एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करते और बिल्कुल सही मिला गया, है ना। बिल्कुल सही वही आता है जो हमने याद किया एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, ठीक है। तो हम, एक साइंटिस्ट बेचारा कुछ भी दे देता है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, अब तुम उसको सोचो, तो बाकी सब उस पर रिसर्च करते हैं कि हाँ भाई इन्हें सही बोला है कि नहीं बोला, है ना। सब क्रिटिसाइज करने में लग जाते हैं कि बात सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम एवोगैड्रो नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते, तो बच्चों फॉर्मूला कैसे बनाए, तो हम कहेंगे भाई क्यूब की बात चल रही थी ना, तो मान लेते हैं हम एकक कोष्ठिका यानी घन, और घन के किनारे की लंबाई तो हम मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है। तो लिख लेते, चलो माना घन के किनारे की लंबाई, ओके, एज लेंथ मान लेते हैं बच्चों। तो घन के किनारे की लंबाई, तो बच्चों घन के किनारे की लंबाई को मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल ए, ठीक है। एज लेंथ जो है वो है स्मॉल ए। अब घन का आयतन बताओ, क्यूब का वॉल्यूम, घन का आयतन, तो बच्चों घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, एज क्यूब, किनारे की लंबाई का क्यूब, ठीक है। तो भुजा क्यूब और मैं कहूंगी ए क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों घन में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान, है ना, मान लो परमाणु जो है वो सिल्वर है तो सिल्वर का द्रव्यमान बताओ, कॉपर है तो कॉपर का द्रव्यमान बताओ, है ना। तो घन में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान, तो हम कहेंगे भाई अणु भर क्या होता है, कैपिटल एम होता है, तो कैपिटल एम ले लेते हैं, है ना। कैपिटल एम ग्राम में ले लो, ग्राम पर मोल, तो ये तो 1 मोल का आ गया, ग्राम में लिखा, भाई कार्बन है तो 12 ग्राम, तो 12 ग्राम मतलब 1 कार्बन का थोड़ा ना, वो तो 1 मोल का है। एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ, ठीक है। तो बच्चों घन में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, तो हम कहेंगे कभी भी एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो, है ना, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, m/n,
समझे क्यों? क्योंकि एक मोल मतलब एनी परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो एक का कितना होगा? जैसे एक डजन की रेट 120 है, तो एक की कितनी होगी? तो तुमको अगर डजन मतलब 12 जिन्हें 12 कोई भी आर्टिकल है उसकी चीज 120 है, तो एक की कितनी होगी? तो 120 डिवाइडेड बाई 12 है ना। तो एक मोल का अणुभार है ना, अणुभार क्या होता है? ग्राम पर मोल में एक मोल का भार कैपिटल एम है, तो एक परमाणु का कितना होगा? तो एन से भाग लगा दो, ठीक है। तो इतने कारण से भाग लगा दिया। अब बच्चों घन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है ना, घन मतलब कोष्ठिका है यहाँ पे है ना, हमारी जो मात्रक कोष्ठिका है उसको हम घन बोल रहे हैं, ठीक है। तो घन यानी कि कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो हम कहेंगे अब यहां तो देखना पड़ेगा ना कौन सी कोष्ठिका है, बोलो। हम कहेंगे ना भाई एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, ईसीसी है, हमने तो 4 तरह की पढ़ी थी, तो हम लिख देते Z। हमने हर बार शुरू से ही अवयवी कणों की संख्या को Z से डिनोट किया, तो हम कहेंगे चलो घन में उपस्थित परमाणु की संख्या वो हम कर लेते हैं Z। ओके, फिर साइड में देख लेंगे Z, BCC, FCC सब है ना। अब बच्चों एक परमाणु का द्रव्यमान m/n है, तुम्हारे पास एक परमाणु थोड़ा है, तुम कहोगे मेरे पास तो Z परमाणु है, कोष्ठिका बदल गई, परमाणु की संख्या बदल गई, ठीक है। तो ऐसा करो Z परमाणुओं का द्रव्यमान बता दो, तो Z परमाणु का द्रव्यमान, तो हम कहेंगे Z परमाणु का द्रव्यमान हो गया Z इंटू m/n। भाई एक का तो पता ही था ना m/na, तो Z का कितना हुआ? Z इंटू m/na। तो बच्चों कोष्ठिका का आयतन भी आ गया, कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान भी आ गया, तो घनत्व आ जाएगा है ना। बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं लिख दूं, हम जानते इतना तो जानते ही ना कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है ना। द्रव्यमान मास कितना है, तो तुम कहोगे Z इंटू m/na, और आयतन कितना है, तो a³। तो बच्चों फॉर्मूला जो बनना है ना तुम्हारा, वो फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू m/a³ इंटू na, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है डेंसिटी का, ये लर्न होगा तो कुछ कर पाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। एकक कोष्ठिका विमा की सहायता से घन का कोष्ठिका का घनत्व बताइए, तो घन डेंसिटी बराबर Z इंटू m/a³ इंटू na। Z तो हम कहेंगे अलग अलग कोष्ठिका है, उसमें अलग अलग परमाणु की संख्या है, कैसे? तो बच्चों देखो ZSCC, तो SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, सरल घनीय कोष्ठिका, ये सरल मात्रक कोष्ठिका, तो हम कहेंगे यहाँ तो कण कोने भी रखते हैं, तो कोने होते हैं 8, योगदान 1/8, तो ZSCC1 आएगा, तो आपको लिखना है ZSCC1। फिर ZBCC, तो BCC फेस सेंटर है ना, फलक केंद्रित कोष्ठिका, तो कोनों के साथ साथ हर फलक के केंद्र पे रखने, तो हम कहेंगे कोने 8, योगदान 1/8 प्लस फेसेस कितनी है 6 और योगदान 1/2, तो बच्चों ZFCC होता है 4। ZBCC बताइए, तो ZBCC कोने के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे रखा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ना, काय केंद्रित कोष्ठिका या अंतः केंद्रित बोल दो, तो हम कहेंगे 8 कोनों पे 8, योगदान 1/8 प्लस बॉडी के बीचों बीच में सेंटर पे एक पार्टिकल और योगदान पूरा 1 इंटू 1, तो बच्चों ZBCC आपका 2 हो गया है ना। और ZECC तो ये भी 2 होता है, सिखा रखा है आपको पिछली क्लासेस में है ना। 8 कोनों पे 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस ECC में कोई 2 विपरीत फलक है ना, लेफ्ट राइट ले लो, अप एंड डाउन ले लो, टॉप और बॉटम ले लो, फ्रंट और बैक ले लो, कोई 2 विपरीत जो फलक है उनके केंद्र में एक कोष्ठक एक गोला रखा होता है या एक कण रखा होता है, तो हम कहेंगे ठीक है 6 में से 2 पे लिया ना, तो 2 इंटू 1/2, तो आपका आंसर वापस ये आएगा 2। क्लियर? तो ये हमारे पास सारे Z है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू m/a³ इंटू na। अब ऐसे याद रखिए डेंसिटी बराबर जमाना, तो Z मा m, जमा a की पावर क्यूब है ना, a की पावर 3 है ना, a इंटू a और ना na एवोगैड्रो नंबर, तो डेंसिटी Z इक्वल्स टू जमाना Z इंटू m/a³ इंटू na। क्लियर? सिंपल है। अब हम 3 एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है, ठीक है। पहला आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी आई थिंक 1.3 है, हाँ उदाहरण 1.3 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1.3
सॉल्व है बुक में, लेकिन हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी तरीके से, है ना। तो देखो, एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित है, ठीक है, बिंदियां दिखती नहीं होंगी इसमें, है ना। एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित है, बीसीसी है, तो हम कहेंगे ठीक है, ये कहना चाह रहा है जेड बीसी से, तो बता देता हूं, और जेड बीसी से हमें बताइए 2, है ना। कोशिका के कोर की लंबाई, तो बच्चों कोर यानी किनारा, किनारे की लंबाई है 288 पिकोमीटर, ठीक है, और घनत्व है 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो मैं पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो 288 इंटू 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं, और 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 288 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। तो बच्चों Z आ गया, A आ गया, और डेंसिटी तुम्हें दे रखी है कितनी, तो हम कहेंगे डेंसिटी यहाँ गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई, यहाँ आपको डेंसिटी भी दे दिया। ओके, अब आपसे कहा गया 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे, ठीक है, 208 ग्राम, और हमारा जो फॉर्मूला था उसमें कितने ग्राम वाली कोई बात थी नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, ठीक है। क्या मिसिंग है, तो हम कहेंगे डेंसिटी है, Z BCC है, A की वैल्यू हमारे पास है ही सी, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है ना। परमाणु द्रव्यमान निकाल देते, कैपिटल M निकाल देते, फिर हम देखेंगे कितने परमाणु है क्या है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको Na को Na रखो, क्योंकि डेंसिटी थोड़ा ना पूछा है या कैपिटल M ही तो पूछा है, तो Na को Na रिस्पेक्ट में रखने देते, है ना। लास्ट में लाके आपको परमाणु कितने हैं संख्या निकालनी है ना, तो ये काम आ जाएगा। इसको और छोटा कर देती हूँ, देखो A इक्वल्स टू 288, अब तुम देखो क्यूब कहूंगी तो तुम कहोगे मैडम 288 का क्यूब का निकालने बैठो, ठीक है। तो अपन ऐसे करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, देखो इसको 100 से भाग लगा लो या 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बच्चों इसमें 100 का भाग लगाओ तो ये कितना हो गया 2.88, ठीक है। और 100 से भाग इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ 100 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 10 की पावर हो गया -8 सेंटीमीटर, है ना। इसका बटे 100 जो है उसमें भाग लगा दिया, ऐसे कर लो, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दी है ना। अब डेंसिटी वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलो, तो हम कहेंगे डेंसिटी तो है 7.2 इक्वल्स टू Z BCC, तो 2 Z इंटू M फाइंड करना है, A क्यूब, तो 2.88 का क्यूब फिर भी निकाल लोगे, है ना, और 10 की पावर -8 का क्यूब, इसको अलग लिख देती हूँ, 10 की पावर -8 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो संख्या, तो भाई एवोगैड्रो संख्या क्या होती है Na, तो हम कहेंगे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है। अब यहां से तुम निकालो बच्चों M का मान निकालो, तो देखो 7.2 2.88 का क्यूब कर लो, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था कि एवोगैड्रो संख्या को अपन Na ही लिख देंगे, बाद में चेक करेंगे क्या करना है ना। तो इसको मैं फिलहाल Na ही लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए, है ना। पूरा सॉल्व करोगे फिर वापस Na आएगा, कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा, तो मैं इसको Na रहने देती हूँ, तो 7.2 लिख दूँ, ठीक है। 2.88 का क्यूब, है ना, और 10 की पावर -8 का क्यूब कितना हो गया, 8 3 16 8 3 24 हो गया, 8 3 24, तो हम कहेंगे 10 टू दी पावर -24, ठीक है। Na भी इनके साथ ऊपर जा रहा है ना, तो हम कहेंगे चलो मल्टीप्लाई विद Na, और डिवाइडेड बाय क्या है, तो डिवाइड में शायद 2 ही आया, है ना, डिवाइड में क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, ओके। तो ये सारा डेटा तो ऊपर चला गया, 7.2 इंटू 2.88 का क्यूब, 8 का क्यूब कर दिया 24 हो गया माइनस का, Na को मैंने Na लिख दिया और 2, ठीक है। तो भाई ये मेरे पास M की वैल्यू आ गई बच्चों, 7.2 को 2 से डिवाइड कर दो तो मैं कहूँगी ये 3.6 है, इसको यूं का यूं रहने दो, अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे। 2.88 का क्यूब है इंटू 10 टू दी पावर -24 है इंटू Na, ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ये मेरे पास आ गया अणु भर, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने पूछा है कि 208 ग्राम तत्वों में कितने परमाणु होंगे, तो तुम्हारे पास जो एक टुकड़ा दे दिया इसने, है ना, धातु कौन सा ये तो बताया नहीं, बस इसने बोला कि जो पैकिंग है वो BCC है, तो एक पीस दे दिया इसने तुम्हें, और ये कह रहा है 208 ग्राम का टुकड़ा है, ठीक है।
अब इस 208 ग्राम के टुकड़े में तुम बताओ परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु, और परमाणु दिखते ही नहीं तुम्हें, मान लो ये मार्कर 208 ग्राम का मार्कर है, इसमें परमाणु गिन के बताओ, है ना, तो परमाणु दिखते कहाँ हैं और गिन के बताओ कितने हैं, तो हम उसको कैलकुलेट करें, पता तो चले हम कर क्या रहे, तो हम कहेंगे चलो अणु भार तो निकाल दिया, अब क्या करें, तो बच्चों अब निकालो तो मोल, 208 ग्राम का टुकड़ा है तो इसमें तुम निकालो मोल। अब तुम सबको मोल का फॉर्मूला पता है, मोल बराबर होता है, मोल क्या होता है भाई, मोल होता है भार बटे परमाणु भार। भैया कोई कहना मानता ही नहीं है ना, तो लो चलो, मोल बराबर क्या है, तो मोल बराबर है भार परमाणु का, किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, भार बटे परमाणु भार। ठीक है, अब फिर मोल निकाल देते हैं, तो भाई परमाणु का टुकड़ा है ना, मेटल का टुकड़ा कितना है, तो हम कहेंगे भार तो 208 ग्राम, परमाणु भार कितना है तो अभी निकाला ना हमने, 3.6 इंटू 2.88 का क्यूब इंटू 10 की पावर -24 इंटू एन। ठीक है, याद रखना, स्लाइड चेंज कर रही, तो भैया था 3.6 था इंटू 2.88 का क्यूब था इंटू 10 की पावर -24 था इंटू एन, नीचे ही था एन, ये तो था एन, परमाणु भार है ना, एम का मास इधर रख दिया, सही है, चेक कर लेते, देखो 3.6 इंटू 2.88 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू एन, ये पूरा एम का मान है, तो वो हमने यहाँ रख दिया एन यानी एवोगैड्रो संख्या। अब ये आया बच्चे मोल, अब मुझे बताओ एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, बोलो, एक मोल में परमाणुओं की संख्या, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल, क्या बोला, एक मोल में कितने परमाणु होते, एक मोल में Na है ना भाई, एक डजन तो तुम कहोगे 12, एक किलो तो 1000, तो फिर Na एक मोल है ना, मोल मतलब Na फिक्स है, तो हम कहेंगे एक मोल में परमाणु की संख्या होती है Na। ठीक है, तुम्हारे पास कितने मोल है, तुम कहोगे तो सारे मोल है ना, तो इसमें है ना दिए गए पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, दिए गए धातु कह दो, पदार्थ कह दो, कुछ भी कह दो, तो दिए गए पदार्थ में, फिर पदार्थ लिख दिया, क्या हो गया है मुझे, है ना, धातु में परमाणुओं की संख्या, तो हम कहेंगे मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक मोल में आंसर कितना है, तो हम कहेंगे एक मोल का आंसर Na, 10 होता तो 10 Na, 20 होता तो 20 Na, तो तुम्हारे पास इतने हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो अब हमारे पास है 208, है ना, कैलकुलेशन से बचेंगे तो करना तो पड़ेगा, फिर भी सॉल्व, 3.6 2.88 का क्यूब है ना इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू Na, और ऊपर भी क्या आ गया Na, तो हम कहेंगे चलो Na तो घटा, एक तो जान छोटी। ठीक है, अब तो अब हम कहेंगे देखो 208 इंटू 10 टू द पावर -24 अपॉन 3.6 और 2.88 का क्यूब। अब ये कैलकुलेशन तो करनी है भाई, ये कैलकुलेशन तो चिपकी आपकी, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, है ना, 30 सेकेंड्स ले लें, 30 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व करो, 2.88 का क्यूब निकालो पहले तो फटाफट। तो बच्चों 2.88 मल्टीप्लाई विथ 2.88 8.29 अगेन मल्टीप्लाई विथ 2.88, तो ये आ गया तुम्हारा 23.88। ठीक है ना, अब 208 को 23.88 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये होने का 8.71, अगेन उसको 3.6 से डिवाइड कर दो, तो ये आना चाहिए 2.41 आ रहा है ना, और 10 की पावर -24 आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास है 2.41 इंटू 10 टू द पावर -24, माइनस नहीं सॉरी 10 की पावर -24 था ना, प्लस हो गया क्या, 10 टू द पावर -24 ऊपर गया तो प्लस का 24, और देखो 10 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 24.1 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स होने चाहिए। तो आपकी बुक में शायद ये आंसर है 24.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हाँ 24.1 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आ गया ना। 2.4 इंटू 10 की पावर 24 है ना, 10 इसमें से लेके इसे मल्टीप्लाई कर लो,
तो यहाँ से 10 उधार लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2.41 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 2.41 को 10 से गुणा किया तो 24.1, और वहां 10 कम कर दो तो 10 की पावर 23 हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल है, थोड़ा इजी है, क्योंकि देखो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास, ये तो हमने 11th क्लास में सीखा है ना। अब एक मोल में Na परमाणु होते हैं, आप जितने भी मोल लाए उसको Na से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्चुअली क्या हुआ, Na कट गया। नहीं तो होता क्या कि तुम पहले यहाँ पे Na की वैल्यू पुट करते, फिर पूरा सॉल्व करते, बढ़ जाता क्वेश्चन, है ना। पहले Na को काम में लगे कैलकुलेशन करो, फिर वापस Na से मल्टीप्लाई करो, तो करो ही क्यों, कैंसिल हो जाएगा ना लास्ट में। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है, उदाहरण 1.4। अब क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरे स्टडी से आपको पता चला कि 3.608 इंटू, ये पॉइंट है ना, ठीक है, 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ FCC कोष्ठिका रूप में क्रिस्टलित होता है। ठीक है भाई, है ना। तांबा जो है, मैंने तांबा नहीं पढ़ा शायद, तांबा जो है वो बना रहा है आपका FCC यूनिट सेल, तो हम कहेंगे चलो ZFCC की जानकारी है हमें, ZFCC होता है 4। ठीक है, और कोष्ठिका के किनारे की लंबाई तो बच्चों वो है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो Z दे दी, कोष्ठिका के किनारे की लंबाई दे दी। अभी कह रहे हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट में तांबे का घनत्व इतना है, तो बच्चों घनत्व तो कांस्टेंट है ना, एक प्रयोग करो दूसरा करो, अभी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, इतने आयतन का द्रव्यमान इतना ही होना चाहिए, तो डेंसिटी तो फिक्स होती है, तो हम कहेंगे चलो तांबे का घनत्व हमें पता चल गया, डेंसिटी इक्वल्स टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पूछा है तांबे का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है भाई, तो हम परमाणु बाहर निकाल देते, पहले हमारा फॉर्मूला तो तैयार है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू जमाना Z इंटू एम अपॉन A इंटू Na। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, तो हम कहेंगे 8.92। ठीक है, ZFCC था बच्चों, ZFCC की वैल्यू 4, m परमाणु भार है, पता लगा लेंगे, है ना। A क्यूब तो ये आएगा 3.6 का क्यूब कर दो, 3.608 है ना, इतना क्यों करो, 3.6 का क्यूब कर दो, कोई खास फर्क पड़ना नहीं। ठीक है, और 10 की पावर -8 उसको अलग लिखो, उसका क्यूब करो, है ना। Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू क्या था, Na एवोगैड्रो नंबर है, तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब तो m निकालना है, तो हम कहेंगे चलो भैया m कितना हो गया, तो 8.92 3.6 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, 3.608 का क्यूब इंटू 10⁻⁻8 है, क्यूब करागे तो 24 हो जाएगा, इंटू 6.02 और 10⁻23 है, और इस पूरे को 1/4 करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों 10⁻⁻24 है, 10⁻23 है, काट दे, 10⁻⁻1 है, -1 को नीचे ले जाओगे तो 40 हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पास ये मिला 8.92 3.608 का क्यूब मल्टीप्लाई विथ 6.02 डिवाइडेड बाय 40। बस कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, 3.608 को 3.6 ले लो और क्यूब कर लो। ठीक है, अब अगर अपन इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करें तो बच्चों ये आता है 63.1। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अणुभार आएगा, परमाणु भार आएगा, वो 1 मोल का आएगा, क्योंकि हमने एवोगैड्रो नंबर लिखा था ना, Na, है ना। ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम प्रति मोल, एक परमाणु का चाहिए तो देखो अगर ग्राम में शो करते हैं ना तो वो 1 मोल का होता है, एक परमाणु का चाहिए तो यूनिफाइड मास है ना 63.1 U लिख दो, U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, उसको Na से डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर ये आ जाएगा, यूनिफाइड मास मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻24। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वहां चले जाओगे ग्राम्स में, तो U लिख दो तो यूनिफाइड और वो लिख दो तो ग्राम्स। क्लियर, एक परमाणु पूछा है ना इसलिए U लिखना है, एक मोल में बताना है तो मोल ग्राम पर मोल लिख दो। आई बात समझो, जैसे कार्बन है 12 U मतलब एक परमाणु का भार है, और 12 ग्राम मतलब 1 मोल का भार है। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, कुछ भी लिख सकते हैं।
समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सिल्वर एटम सीसीपी जालक बनाता है। अब बच्चों सीसीपी तो पूरा 3D पैकिंग है, सिल्वर एटम सीसीपी जालक बनाता है तो सीसीपी पूरी की पूरी क्या है, 3D पैकिंग है। और सीसीपी की कोष्टिका निकालो तो वो एफसीसी निकलती। तो भले ही बोल रहा है सीसीपी जालक बनाता है, बनाओ जालक, हमें क्या करना है, हमें पता है सीसीपी की जो कोष्टिका है वो एफसीसी है, ये क्लियर होना जरूरी है। तो बच्चों जेड एफसीसी 4 है ना। यहाँ बच्चे गलती करेंगे, उनको लगेगा जेड कैसे निकाले सीसीपी का, 4 ही तो पढ़ाए थे, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी और एससीसी। तो भाई सीसीपी पूरी पैकिंग है, पैकिंग की कोष्टिका निकालेंगे तो कट के वो एफसीसी में आएगा। तो हम कहेंगे सीसीपी जालक है तो कोष्टिका एफसीसी बनेगी। ओके चलो, कोष्टिका की कोर की लंबाई ये लो भाई 408.6 पिकोमीटर। तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो हम कहेंगे 408.6 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, घनत्व की गणना करो। ठीक है भाई, परमाणु द्रव्यमान कैपिटल एम है ना 107.8 यू है। ठीक है, हम ग्राम प्रति मोल लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो डेंसिटी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए ना। तो यू की जगह मैं इसको ग्राम पर मोल में कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यू है और ये ग्राम पर मोल है। ठीक है, ये 1 मोल का भार है। अब क्या करें, तो अब हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन, है ना। एन क्या है, तो बच्चों एन एवोगैड्रो संख्या है। एवोगैड्रो संख्या आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, 6.02 इंटू 10⁻23 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है भाई, ये लो। अब क्या करना है, सीधा डेंसिटी निकालना है, सीधा फॉर्मूला हमने लगा दिया। Z तो हम कहेंगे भाई Z एफसीसी था 4, M तो हमने ग्राम पर मोल में रखा है 107.8, ठीक है 107.8 है ना। A क्यूब, तो भाई A क्यूब कितना है 408.6, थोड़ा पीछे कर लो इसको, है ना। तो 40.8 कर लूँ या और पीछे कर लो तो 4.08 है ना। इसमें से बटा 100 इधर डाल दो, 10 की पावर -10 है ना, तो अपॉन 100 इधर डाल दो, 8 कम हो जाएंगे, मतलब 2 कम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे कर लो। तो ये हो गया बच्चों 4.08 का क्यूब। इजी हो जाएगा सॉल्व करना इसको, है ना। और 10 की पावर -8 का भी क्यूब, ठीक है, इंटू 6.02 10⁻23। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, 10⁻23 और 24 तो कट जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +1 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे डेंसिटी बराबर 10 की पावर -1 ऊपर ले लो, 40 हो गया, 107.8 हो गया, 4.08 का क्यूब ही तो करना पड़ेगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। और 6.02, बस यहाँ से तुम्हारे पास डेंसिटी आएगी, तो आंसर निकालो इसका। ठीक है, तो अगर आप ये वैल्यू पुट करके और फाइनल आंसर निकालने के बारे में सोच लोगे और निकाल भी लोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसा लगता है बच्चों को बहुत टिपिकल है, बोर्ड एग्जाम ऐसी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इससे अच्छा तो छोड़ ही दूंगा। नहीं, गलत, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको पता है कि आपके स्टैंडर्ड का है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, लेकिन बच्चों ये आपको क्विक करने के लिए ना, आपकी कैलकुलेशन स्किल को चेक करने के लिए, तेजी से, है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। एग्जाम में ऐसा कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल आती है, इतनी कैलकुलेशन टफ नहीं आएगी कि अच्छा 4.08 है ना, अब इसका क्यूब करने बैठो, उसमें 4 का क्यूब करो, 6 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करो, या 2.8 का क्यूब कर लो, 2.88 का करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक डेंसिटी वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर। अब हम मिलेंगे, अच्छा अब तुम्हारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।